वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस इतिहास की कक्षा में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम आज इसमें बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला चैप्टर है, यहीं से इसकी आधुनिक इतिहास की हम शुरुआत करते हैं। और अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ। ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि यूरोपीय देशों को भारत में या यूरोपीय कंपनियों को भारत में आना पड़ा। तो अगर हम इसके कारण पर बात करें कि कारण क्या थे, एक तो हम सिंपल सब जानते हैं, व्यापारिक उद्देश्य, यानी जितनी भी कंपनियां आई थी उनका एक उद्देश्य ये भी रहा था कि भारत से व्यापार करना। क्योंकि प्राचीन काल में जो एशिया है, यानी जो पूर्वी एशिया है, जिसमें भारत है, इंडोनेशिया है, यहाँ से व्यापार होता था। और यहाँ से जो मसाले हैं, सूती वस्त्र हैं, इनकी यूरोपीय देशों में या यूरोप के जो देश हैं उनके बाज़ारों में बहुत अधिक मांग थी। तो प्राचीन काल में जो सिल्क रूट था, जो चीन और मिडिल एशिया से होकर जाता था, या भूमध्य सागर वाला जो रास्ता से, इन दो रास्तों से व्यापार होता था। अब लगभग 15वीं शताब्दी में एक सल्तनत उस्मानिया जब अपने उरूज पर पहुंचती है तो ये रास्ते बंद हो जाते हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं और यूरोपीय जो बाज़ार थे उन्होंने भारतीय वस्त्रों की बहुत ज़्यादा मांग उठी, तो अब लोगों ने नए रास्तों की खोज, यानी कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, इसके लिए इस नए रास्तों की खोज के लिए वो निकले। तो एक उद्देश्य ये भी था कि व्यापारिक उद्देश्य। दूसरा, जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनकी एक साम्राज्यवादी सोच या साम्राज्यवादी नीति, यानी भी एक उद्देश्य था। वो लोग चाहते थे कि पूरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण रहे। तो साम्राज्य आप समझते हैं ना, साम्राज्यवादी उसे कहते हैं ऐसा भूखंड या ऐसा एरिया या ऐसा देश, ऐसा कोई क्षेत्र जिसके आर्थिक गतिविधि के साथ साथ वहाँ की जो राजनीतिक गतिविधि है उसको भी अगर अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। ठीक है, यानी साम्राज्यवाद तो बनता है अगर वहाँ की आर्थिक, यानी जितने भी लाभ कमाने के साधन हैं, जिनसे लाभ होता है, जैसे कृषि है या जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं और जितनी भी राजनीतिक हैं, सारा ही प्रशासन अपने हिसाब से चलाना। कि प्रशासन भी हमारे हिसाब से चलेगा और यहाँ पर जो कारोबार होंगे वो भी हमारे हिसाब से होंगे। जब ये दोनों चीज़ें किसी एक के नियंत्रण में आ जाते हैं तो उसको कहते हैं साम्राज्यवादी नीति। ठीक है। और तीसरी सोच क्या थी, जो हम बात करें कारणों में हम ऐड कर सकते हैं, वो थी उनका धर्म का प्रचार, यानी धार्मिक प्रचार और प्रसार। ये भी एक इनका उद्देश्य रहा था। जब हम बात करेंगे, जैसे अल्बुकर्क आया था पुर्तगाल में, तो उसका उद्देश्य धर्मांतरण था कि ज़्यादातर लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद अगर हम अगला कारण भी देखेंगे, यूरोपीय जो देश थे, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा, यानी यूरोपीय देश एक दूसरे से बहुत आगे निकलना चाह रहे थे। अब वो किसी भी उद्देश्य से हों, एक जंग छिड़ी हुई थी आपस में कि मैं तुझसे आगे और तुम मुझसे आगे। इस तरह मतलब प्रतिस्पर्धा का मतलब आप समझ गए ना, कि एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर आगे चलना। तो ये कुछ उद्देश्य थे, जिन उद्देश्यों को लेकर के यूरोपीय कंपनियां भारत में आई। अब कौन कौन सी कंपनियां आई? जो कंपनियां आई थी कंपनियों के आगमन का क्रम,
यानी किस क्रम में कंपनी आई, पहले कौन आया, देन नेक्स्ट कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो पुर्तगाल सबसे पहले आते हैं। उसके बाद हम डचों को पढ़ते हैं, डच आते हैं। डच के बाद अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। यानी ये इनका आने का क्रम है। जो कंपनी आई थी वो इस रूप में आई थी। लेकिन अगर कंपनियों की स्थापना का हम क्रम देखें, कंपनियों की स्थापना का क्रम, तो स्थापना के क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगाल कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डच, उसके बाद डेनिश, और उसके बाद सबसे बाद में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। कभी कभी क्वेश्चन मालूम कर लेता है कि कंपनियों का आने का क्रम क्या है और कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि आगमन का क्रम ये है और कंपनियों की स्थापना का क्रम ये है। अब हम वन बाय वन पहले पुर्तगाल पढ़ेंगे, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो सबसे पहले हेडिंग है पुर्तगाल। पुर्तगाल यानी भारत में आने वाली सबसे पहली कंपनी कौन सी है? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की जो कंपनी थी, इस कंपनी का जो नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडीज, यानी जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका एस्तादो द इंडिया, ठीक है। यानी जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। अब हम देखते हैं कि पुर्तगाल में हमें पढ़ना क्या क्या है। हम पुर्तगाल को 3 या 4 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि इसके जो महत्वपूर्ण गवर्नर हैं, महत्वपूर्ण गवर्नर एवं उनके कार्य क्या क्या हैं, यानी पहला हम ये पढ़ेंगे। दूसरा, पुर्तगाल में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित, यानी पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ पर अपने जो पुर्तगाली जो थे, यानी कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्र, ठीक है। दूसरी बात हमें इसमें पढ़नी है। तीसरा जो हम इसमें पढ़ने जाएंगे वो जाएंगे कि इनका प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है। चौथा जो हम पढ़ेंगे कि इनका दमन कैसे हुआ। यानी जो पुर्तगाल का टॉपिक है उसको हम इन 4 पार्टों में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण गवर्नर और उसके कार्य। दूसरा पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित व्यापारिक केंद्र, और इसके साथ साथ एक बात और हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो व्यापारिक केंद्र थे को किसने छीना, ठीक है। यानी एक तो है कि कहाँ कहाँ इन्होंने स्थापित किए, तो जब पतन की तरफ जाते हैं तो इनके व्यापारिक केंद्रों पर किस किस ने अपना अपना नियंत्रण या अपना अपना प्रभुत्व स्थापित किया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे।
दूसरा फिर तीसरा पॉइंट है कि हम, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट कि इसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है, चौथा है कि इसका फिर दमन कैसे हुआ, यानी दमन या पतन कह दो, सॉरी पतन, यानी पतन के पीछे इसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो अब सबसे पहला उठा लेते हैं कि महत्वपूर्ण गवर्नर कौन कौन से थे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं कि जैसे आपका ये अफ्रीका था, ये मेडिटेरेनियन सी था, इधर आपका अरब सागर पड़ता है, यहाँ पर भारत है। ठीक है, तो सबसे पहले लगभग 1487 की बात है, एक आदमी था, व्यक्ति जिसका नाम था बार्थो लोमियो डियाज, यानी ये एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने एक मार्ग की खोज थी, जिस मार्ग का नाम क्या रखा गया था, कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, यानी जो बार्थोलोमेव डियाज है, ये सबसे पहले चले थे, पुर्तगाल का निवासी था, यानी पुर्तगाल का ये निवासी था। तो ये 1487 ईस्वी में चलता है और इसने एक मार्ग की खोज थी जिसका नाम क्या रखा था, कैप ऑफ गुड होप। इसको उत्तर मासा अंतरिक्ष इसको कहा जाता है। ठीक है, समझ गए नहीं, यानी जो आपका कैप ऑफ गुड होप है, इसका दूसरा नाम क्या है, उत्तर मासा अंतरिक्ष। अब इसके बाद 1492 ईस्वी में स्पेन का एक निवासी था कोलंबस। कोलंबस की अगर हम बात करें तो इसने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, हालांकि इसका हमें इतना ध्यान रखना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा एक फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है आपको कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अब इसके बाद एक पुर्तगाली नागरिक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, अगर हम वास्को डी गामा की बात करें तो 1498 यानी 97 में वहाँ से चलता है, 1498 में ये भारत की खोज कर देता है, भारत की खोज। अब यहाँ थोड़े से हम कंफ्यूज हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि भारत में ऑलरेडी पहले से ही व्यापार होता था, तो भारत की खोज जिसने कैसे कर दी, यानी इस खोज का मतलब ये है कि प्राचीन काल में भारत से जो व्यापार होता था वो पूर्वी यूरोप के लोग व्यापार करते थे। तो पश्चिमी जो यूरोप के देश थे, उन देशों को भारत का एक नया मार्ग समुद्री रास्ते से बताया किसने, वास्को डी गामा ने। जो समुद्री मार्ग से भारत में भी व्यापार किया जा सकता है, इसके बारे में पूर्वी देशों को जो बताया था जाकर के, वो वास्को डी गामा ने बताया था। इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है, और जो ये आया था 1498 में, ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, कालीकट पर। और जब कालीकट पर पहुंचा तो यहाँ पर एक राजा है जिसकी पैतृक उपाधि है जमोरिन। तो जमोरिन ने क्या किया था, इसका स्वागत किया था। जमोरिन ने स्वागत किया। ठीक है, और जब ये यहाँ से गया तो इसकी यात्रा, टोटल यात्रा में आने जाने में जितना पैसा लगा था और जो यहाँ से मसाले लेकर गया था, उन मसालों में जब इन्होंने यूरोप में जाके बाज़ारों में उसको बेचा तो 60 गुना ज़्यादा उसको लाभ मिला। ठीक है, उसके बाद एक अगला पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, यानी ये सन 1500 में कहाँ पहुँचता है, एक जहाजी बेड़े, 2 जहाजी बेड़ों का नेतृत्व करते हुए भारत पहुँचता है। और जब ये भारत पहुँचता है 1500 में, तो इसकी अरब के जो व्यापारी हैं उनसे भीषण यानी बहुत ज़बरदस्त संघर्ष होता है।
जिसमें ये विजय प्राप्त कर लेता है। और कोचीन और कन्नूर 2 क्षेत्र जो हैं केरल में, इनसे मित्रता स्थापित कर लेता है। और इसने एक अनुभव किया कि अगर भारत में अपनी साम्राज्यवादी नीति को, अगर भारत में अपना साम्राज्य फैलाना है, यानी उसको फैलाने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ने तलाश किया था कि यहाँ के राजा जो थे, यहाँ के जो राजा थे उनमें आपसी मतभेद था, और उस मतभेद का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर राज किया जा सकता है। तो ये किसने महसूस किया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने। ठीक है, बस आपको इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद फिर 1502 में वास्को डी गामा एक बार फिर आते हैं, और लास्ट बाय वायसराय बनकर जो आते हैं 1524 में, यानी जो गवर्नर बनकर वास्को डी गामा 1524 में आता है। और 1524 में जब आता है तो कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि वास्को डी गामा कितनी बार आया? 98 में, 1502 में और 1524 में। और 1524 में लास्ट बार आता है गवर्नर बनकर, तो 1524 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो पुर्तगाल की तरफ से जो पहला गवर्नर आया था बन करके, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। ठीक है, ये 1505 में आता है और 1509 तक ये रहता है, गवर्नर हो गया। इसके बारे में आपको 2 या 3 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ये पहला गवर्नर था, यानी पुर्तगाल का पहला गवर्नर था। दूसरा कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा को जब भेजा गया था तो इनसे ये कहा गया था कि आपको हम व्यापार के लिए नहीं भेज रहे हैं, आपको वहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, यानी उसके बारे में सोचना है। तो इन्होंने सोचा कि अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि भारत के आंतरिक जो राजा हैं उनसे लड़ा जाए या उनसे युद्ध किया जाए। तो इन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी कि हम पहले समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो अरब सागर को अपने नियंत्रण में लाने के लिए इन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी, उस पॉलिसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, यानी अरब सागर को अपने नियंत्रण में लाने के लिए जो पॉलिसी अपनाई गई थी उसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। और इसी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत एक नई व्यवस्था ये प्रचलन में आई जिसका नाम था कार्थेज आर्म्ड व्यवस्था। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि जो भी अरब सागर में कोई जहाज़ निकलता था, व्यापारिक जहाज़, तो उसको एक कार्थेज लेना पड़ता था। कार्थेज एक प्रकार का पत्र होता था जो आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ते थे, जिसके द्वारा फिर आपको मिलता था। एक ऐसे समझिए कि एक पास का कागज़ था कि जो पास दिखाना है आपको, उसके बाद आपको निकलने देंगे। तो ये कार्थेज व्यवस्था, यानी जो भी अरब सागर में निकलता था तो उसे कार्थेज लेना ही पड़ता। यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह को भी क्या कार्थेज लेने की आवश्यकता थी। एक बार मुग़ल बादशाह की जो सबसे पहली मुलाकात सूरत के अंदर हुई थी, उसमें भी सिर्फ एक ऑफ़र में ये दिया गया था कि आप हर साल सिर्फ अपना एक जहाज़ फ्री निकाल सकते हैं। इस एक के अलावा जो एक साल में अगर आप एक के अलावा जितने भी जहाज़ आप निकालेंगे तो आपको कार्थेज लेना होगा। और इस कार्थेज आर्म्ड व्यवस्था का भी मुग़लों ने भी क्या किया था? सम्मान किया था, इसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और फिर एक नई व्यवस्था लाई जिसका नाम था काफिला व्यवस्था। अब ये क्या था? इसका मतलब है कि कार्थेज तो आपको लेना ही लेना होगा, और अगर आप समुद्री डाकुओं से अपनी रक्षा चाहते हैं
तो उस रक्षा के लिए आपको अलग से भी पैसा देना होगा, जिसमें हमारा एक जहाज आपके साथ जाएगा जो आपकी समुद्र के डाकुओं से रक्षा करेगा। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया? काफिला व्यवस्था कहा गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये बातें, पहला गवर्नर और ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, इसके तहत इन्होंने ये किया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरे जो आते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगर मैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करूं तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1509 से लेकर 1515 तक ही रहा। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, उद्देश्य धर्मांतरण और एवं साम्राज्य विस्तार, यानी इस सोच के साथ ये भारत आया। ठीक है, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था उसका ये उद्देश्य रहा था। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि जो पुर्तगाली शक्ति थी, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वो भी किसको कहा गया? वो भी आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। दूसरा ये था कि इसी टाइम पर इसने जो भारतीय महिलाएं थीं, भारतीय महिलाएं, इनसे पुर्तगालियों को, यानी जो यूरोपियों के लोग थे, उनसे कहा था कि उनको विवश किया था कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करें, जिससे कि उनकी जो जनसंख्या थी उसमें वृद्धि हो। और तीसरा काम जो उन्होंने किया था, सती प्रथा पर नियंत्रण, सती प्रथा पर नियंत्रण, यानी सती प्रथा को बंद करा दिया था। ठीक है, सती प्रथा आप समझते हैं ना। अगर मैं आपसे सती प्रथा की बात करूं तो सती प्रथा प्राचीन काल में सबसे पहला प्रमाण जो इसका मिलता है वो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है। यानी सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है वो भानुगुप्त, इसका एक ऐरण अभिलेख है, यहाँ से मिलता है। ठीक है, अभिलेख से, यानी जो सबसे पहले किसी के सती होने का प्रमाण मिला है तो वो यहाँ से मिला है। एक महिला का, एक जब राजा ख़त्म हो जाता है तो उसके साथ, क्योंकि पति परमेश्वर, इनके यहाँ पर गैर मुस्लिम मतलब हिंदुओं में एक परंपरा है कि पति परमेश्वर होता है, और जब परमेश्वर ही नहीं है तो फिर पत्नी क्या? तो इसलिए पत्नी को भी पति के साथ ही आग में बैठना पड़ता था और इसी प्रथा को सती प्रथा कहा गया। तो इस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, हालांकि संपूर्ण यानी कंप्लीटली तरीके से राजा राम मोहन राय ने इसको बंद कराया था। तो इसके बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके टाइम पर कुछ और भी बातें हैं, जैसे इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। अब गोवा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, गोवा ही उस वक्त एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जहाँ से घोड़े सप्लाई होते थे, और भारतीय राजाओं को घोड़ा का बहुत ज़्यादा शौक था। यानी मध्य एशिया से जितने भी घोड़े आते थे ज़्यादातर वो कहाँ पर? गोवा में जो बंदरगाह था वहाँ पर आते थे। अब गोवा पर एक तो जो बीजापुर का सुल्तान जो था, बीजापुर का सुल्तान जो आदिल शाही वंश का था, शाही वंश, यानी इस वंश का था जो बीजापुर का सुल्तान, ये भी
गोवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा रखता था, यानी ये भी सोचता था कि मेरे नियंत्रण में आ जाए। इधर पुर्तगाल भी सोचते थे कि ये मेरे नियंत्रण में आ जाए। एक बात समझने की है कि बीजापुर का सुल्तान और उधर विजयनगर साम्राज्य का राजा, विजयनगर साम्राज्य का राजा कौन था? कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय। ठीक है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के विरोधी थे। अब जब पुर्तगालियों का और बीजापुर के सुल्तान का आपस में लड़ाई हो, तो उसमें जो विजयनगर का जो ये राजा था कृष्णदेवराय, इसने पुर्तगालियों का समर्थन किया था, क्योंकि अगर मैं पुर्तगालियों का समर्थन करेंगे तो फिर हमें घोड़े लेने में आसानी होगी, और अगर ये गोवा इसके पास चला जाता है तो फिर हमें घोड़े नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना, गोवा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। उसके बाद 1511 में इसी के टाइम पर इन्होंने जो मलक्का है, इंडोनेशिया के बीच जो मलक्का है उसको फतह किया, और 1515 में होर्मुज बंदरगाह, जो ये कहाँ पर पड़ता है? होर्मुज पड़ता है ये फारस की खाड़ी में। ठीक है, यानी होर्मुज फारस की खाड़ी में पड़ता है, और ये आपका इधर पड़ता है इंडोनेशिया, यानी कहें तो बे ऑफ बंगाल की साइड में। तो इस पर भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। और इसके बाद जो अगला गवर्नर बनकर आता है वो है नीनो डी कुन्हा। ये 1529 से लेकर के 38 तक ही रहता है। इसके टाइम पर आप ध्यान रखेंगे, जो इनका मुख्यालय था, यानी जो कोचीन में था मुख्यालय, कोचीन से वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया? गोवा में चला गया। कब? 1530 में। यानी अब पहले मुख्यालय कहाँ पर था? कोचीन में था, ये पहले था। ठीक है, और अब कहाँ पर हो गया? गोवा में हो गया। नीनो डी कुन्हा के टाइम पर ये घटना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब दमन और दीव और बसीन, ये 3 क्षेत्र हैं। बसीन जो कि 1534 में, और दीव जो 1535 में, और दमन जो 1560 में, यानी इन पर भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके बाद एक और है जिसका हम नाम पढ़ते हैं जोआ दा कास्त्रो। बस इसके बारे में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो गोवा के सभी मंदिर थे, गोवा के मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया था। सभी मंदिर इसने टुटवा दिए थे। किसने? जोआ दा कास्त्रो ने। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जो पुर्तगाली गवर्नर थे वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या क्या हैं, हमने उसके बारे में चर्चा की है। तो आप ध्यान रखेंगे अल्मेड़ा, अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा और जोआ दा कास्त्रो, बस आपको इन्हीं के बारे में ध्यान रखना है। तो हम अपने पहले स्टेप पे बात कर चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपने कहाँ कहाँ पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और किसने छीना। तो अगर मैं इनके व्यापारिक केंद्रों की बात करूं, व्यापारिक केंद्र, तो सूरत में भी इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र लगाया था, सूरत में। और सूरत में एक लड़ाई होती है जिसको कहते हैं स्वाली की लड़ाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाई हुई थी, और ये लगभग 1712 में होती है। पुर्तगाल और इनके जो सामने थे वो ब्रिटिश के, यानी अंग्रेज, जिसमें कौन विजय हो जाते हैं? अंग्रेज।
सूरत के जो तटीय क्षेत्र था उस वाले क्षेत्र पर पुर्तगालियों का अधिकार था, अंदर इनका अधिकार नहीं था। तो इसको किसने छीना? ब्रिटिश ने। ठीक है, यानी सूरत किसके कब्जे में आ गया? ब्रिटिश। उसके बाद अगर मैं आपसे बसीन की बात करूं, बसीन में भी इन्होंने स्थापित किया था। तो बसीन किसने छीना था? मराठों ने। ठीक है, बसीन जो क्षेत्र था यानी जिस पर इन्होंने अपना स्थापित किया था वो। उसके बाद हम अगर बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे में भी इन्होंने अपना जमाया था। तो ये किसके पास चला गया था? ये इन्होंने अंग्रेज़ों ने छीन लिया था। ठीक है, हम बात करें पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी किसने छीना? पौंडीचेरी छीना था इनसे फ्रांसीसियों ने। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे चंद्रनगर और आपका मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि मसूलीपट्टनम है, नागपट्टनम है, पुलिकट है, आपका हुगली है। ठीक है, हुगली को किसने छीना? शाहजहां ने। ठीक, पुलिकट डच, नागपट्टनम डच, और ये भी किसने छीना था? डचों ने ही इसको छीना था। और चंद्रनगर में तो इन्होंने स्थापित कोठी की नहीं थी। कोचीन में इन्होंने अपनी कोठी को स्थापित किया था। और कोचीन किसने छीन लिया था इनसे? डचों ने छीन लिया था। ये बातें आप मोस्टली बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि ये क्षेत्र वो हैं जहाँ पर, हालांकि इसके अलावा और जगह भी इनकी फैक्ट्रियाँ थी, जैसे कालीकट में भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, इनकी जो सबसे पहली, अब कुछ बातें, जो पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी, पहली फैक्ट्री जो बनाई थी वो कोचीन में बनाई थी। ठीक है, और कोचीन में 1503 में बनाई थी। और दूसरी कहाँ पर बनाई थी? दूसरी कन्नूर में बनाई थी, 1510 में बनाई थी, सॉरी 1505 में। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि गोवा 1510। ठीक है, और उसके होरमुज और मलक्का, दमन, दीव, बसीन, ये सारे क्षेत्र जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, और कौन सा क्षेत्र किसने छीना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन साधारण आने वाले नहीं है कि कहाँ कहाँ पर बनाया था, अब है कि कौन सा क्षेत्र किसने छीना, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब एक बात तो इस, जैसे ये वाली बात है, अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी हमें ये भी कि सूरत में पुर्तगाली भी आए और अंग्रेजों भी आए, क्योंकि पुर्तगाली होंगे दोनों के भी पास रह गए ना, तो क्वेश्चन ये भी उठ सकता है। हालांकि जब हम भी आगे भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सूरत में और कौन कौन आया। अब ये भी पता चल जाएगा कि सूरत में कौन कौन सी कंपनियों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। वो आपको 4 ऑप्शन देगा, कोई से 3 ऐसे देगा जिन्होंने स्थापित किए और एक ऐसा होगा जिन्होंने स्थापित नहीं किए थे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर? कोचीन में, और दूसरी कन्नौर में। गोवा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। और जो मलक्का था, मलक्का की डचों ने छीन लिया था इनसे। ठीक है, और एक आपका होरमुज था जो फारस की खाड़ी, मैंने आपको बताया था, ये किसने छीना था? ये इनसे अंग्रेजों ने छीन लिया था। ठीक है, मलक्का को 1541 में छीना गया और ये 1522 में। ठीक है, आपको पता होरमुज पर अधिकार 1515 में क्या था और 12 में अंग्रेजों ने इसे छीन लिया। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ थे और किसने इनको छीना, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि इसके महत्वपूर्ण गवर्नर कौन है, व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए और किसने छीना। अब अगली जो हम बात करेंगे उसमें पढ़ने जा रहे हैं कि प्रभाव, यानी प्रभाव क्या पड़ता है भारत पर। तो अगर हम प्रभाव की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात, भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध। ठीक है, जो स्थापित हुए हैं उसका श्रेय भी किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। अगर मैं आपसे दूसरी बात करूं कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है,
तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस भी कौन लेकर आए? 1556 में पुर्तगाल लेकर आए। तीसरी हम बात करें, चश्मा कौन लेकर आए? ये भी पुर्तगाल लेकर आए। अगर हम अगली बात करें, जहाज निर्माण तकनीक कौन लेकर आए? जहाज निर्माण तकनीक भी कौन लेकर आए? ये लेकर आए। और हम अगला देखें कि गोथिक कला शैली, ठीक है, ये भी कौन लाए? यही। अब ये गोथिक कला शैली क्या होती है? असल में जो गोथिक कला शैली है, यानी अगर हम गोथिक कला शैली की बात करें तो ये मतलब जो एक हवन बनाने की तकनीक थी, ठीक, जो हवन बनते हैं, जो गिरजाघर होते हैं, गिरजाघर बनाने की तकनीक थी, तो इसको भी कौन लेकर आया था? यही लेकर आए थे। और बहुत सारी फसल जैसे अनानास है, अमरूद है, ठीक है, और आपका काजू है, बादाम है, बहुत सारी चीज़। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था तंबाकू। क्या था? तंबाकू। तो तंबाकू भी जो भारत में लाए थे वो भी कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे। तो ये प्रभाव किस पर पड़े? हमारे भारत पर पड़े पुर्तगालियों के आने से, ठीक। और अब हम थोड़ा सा आगे कि इनका पतन क्या, यानी पतन के पीछे कारण क्या थे। अगर हम इनका पतन देखते हैं तो पतन में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अयोग्य गवर्नर, यानी जो गवर्नर आ रहे थे वो अयोग्य आ रहे थे, ठीक है। अब अगर हम दूसरा पॉइंट और देखें इसमें, तो वैवाहिक नीति भी इनकी ज़्यादा कार्यशील नहीं रही, मतलब जो अल्बुकर्क वाली थी, ठीक है। और अगर हम सी पॉइंट की बात करें, इसमें सी पॉइंट क्या हो सकता है? कम संसाधन, यानी संसाधन इनके पास बहुत कम थे। नौसेना बहुत कमज़ोर थी, ठीक है। जैसे डच आए हैं, डचों की तुलना में इनकी सेना क्या थी? कम थी, ठीक। और भी हम कारण देख सकते हैं कि इनका जो व्यापारिक नीति थी, जिसके लिए आर्मडा सिस्टम, काफिला व्यवस्था, ये बहुत सारी चीज़ें लाएँ। तो ये क्या इनके मतलब जो इनका पतन हुआ था उसके ये रीज़न बने थे। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि जब नई नई शक्तियाँ उभरने लगी थी तो उस शक्ति के सामने पुर्तगाल टिक नहीं पाए थे, और पुर्तगाल फिर एक जगह सिमट कर रह गए, गोवा, दमन और दीव, यानी इन 3 जगह ये पर रह गए थे, जहाँ ये 1961 में भारत सरकार से के बाद फिर यहाँ से चले गए, ठीक है। यानी लास्ट में 1961 में यहाँ से गए हैं, गोवा, दमन और दीव पर सिमट कर ही रह गए थे, ठीक है। तो आज हमने बात की थी पुर्तगाल के महत्वपूर्ण गवर्नर, उसके शासक और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, और फिर उसका पतन कैसे होता है, ठीक। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डच कैसे आए भारत में, उद्देश्य क्या था, और डच